नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि निफ्टी 50 में किस प्रकार से एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है और मार्केट हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता है। हमने डिस्कस किया कि 6-8 महीनों के लिए मार्केट में हमें तेज़ी भूल जानी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलेगा ऊपर के साइड पे, उसके चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आ जाते हैं। तो कौन से सेक्टर पर हमें फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक से। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल कैसा दिखाई पड़ता है? टेक्निकली अगर बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। निफ्टी बैंक आपको एक्चुअली ओवर द टाइम पे आपको वीकनेस ज्यादा देखने को मिली है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। फिलहाल आप देख सकते हैं अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 100 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, मतलब वीकनेस तो है, वीकनेस बढ़ रही है और लंबे समय से वीकनेस चल रही है। डेली RSI 29 के नीचे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आता है कि 100 वीक्स का मूविंग एवरेज टूट चुका है। फिलहाल ये निफ्टी बैंक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि निफ्टी 50 अपने प्रीवियस हाई, जो ऑल टाइम हाई था कोविड के पहले का 12,500 के आसपास, वहां से अभी भी बहुत दूर है, लेकिन निफ्टी बैंक ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका है। तो यहां पर कंपेरेटिवली हमें तेजी भी कोई ज्यादा देखने को नहीं मिली जितनी निफ्टी में हमें देखने को मिली थी। इसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक में जो गिरावट होनी थी, मैक्सिमम पार्ट गिरावट का हो चुका है। सपोर्ट यहां पर हमें नजदीक दिखाई पड़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस 32,500 के आसपास है और यहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स हमें नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है करंट मार्केट प्राइस, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 30,000 के आसपास नजर आता है। तो आप देख पाएंगे यहां पर सपोर्ट्स हमें बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आते। निफ्टी बैंक के लिए देखिए 2-2.5 हज़ार बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए 2-2.5 हज़ार मतलब 7-8% होता है। आज एक ही दिन में आपको 1000 पॉइंट की गिरावट ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। तो 2000 पॉइंट और अगर गिर जाता है तो अभी हम ज़्यादा शॉक नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो निफ्टी बैंक में एक्चुअली सपोर्ट थोड़ा सा नज़दीक नज़र आता है और स्ट्रॉन्ग बेस आपको यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि पहले भी, मतलब कोविड के पहले भी इसने 30,000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद ही शार्प फॉल हुआ था। फिर यहां पर भी आप देखिए आपको रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे आता हुआ नजर आया। फिर ये जो कैंडल थी ये बजट वाली कैंडल थी, उसके बाद गिरावट हुई, सेम लेवल से सपोर्ट लेकर आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब वापस ये आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये सपोर्ट हमें 30,000 का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो बैंकिंग स्टॉक में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और एट लास्ट देखिए निफ्टी को भी अगर बहुत ऊपर जाना है तो बैंकिंग स्टॉक का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वेटेज बैंकिंग स्टॉक का, फाइनेंशियल स्टॉक का यहां पर ज्यादा रह जाता है। तो बैंकिंग स्टॉक पे आप हमेशा फोकस बनाकर रख सकते हैं। जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी बैंक से, वहां पर आप फोकस रख सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है। और फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में भी मैं बात करता हूं, जैसे कि NBFC हो गया। भले ये निफ्टी बैंक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी कंपनीज हैं और रिलेटेड ये NBFC कंपनीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। ये दोनों बहुत अच्छी कंपनीज है जहां पर आप फोकस करने के बारे में सोच सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक भी इसमें अगर आप करना चाहें इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह पे, तो ये भी किया जा सकता है। अगर आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। 30,000 का एक अच्छा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर आप क्वालिटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत अग्रेसिवली भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स हाई रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड बियरिश है तो टेक्निकली कहते हैं तो जब ट्रेंड बियरिश रहता है तब मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो इसीलिए रिस्क एपेटाइट अगर हाई रहता है तो ही अग्रेसिवली जाना चाहिए, वरना SIP मोड में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्लियरली बैंकिंग सेक्टर मेरे हिसाब से बेस्ट सेक्टर रहेगा जहां पर आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है IT सेक्टर। निफ्टी IT के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले साल 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। 100 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, मतलब वीकनेस है, अच्छी खासी वीकनेस है और लंबे समय से चल रही है। डेली RSI 31 का लेवल है, यहाँ पर वीकनेस हमें बढ़ती हुई नजर आती है।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को पहले भी इसने तोड़ दिया था, थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, फिर से हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। अपने 200 वीक्स को ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 3 महीने से हमें कंटिन्यूसली रेड कैंडल से देखने को मिल रही है। फिलहाल ये अपने 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। मंथली आरएसआई 48 आ चुका है। देखा जाए तो वीकली आरएसआई जब 40 के आसपास आता है वो एक अच्छा लेवल होता है, लेकिन वो लेवल भी ध्वस्त हो जाता है। तो मंथली आरएसआई अगर 40 के आसपास आता है मतलब वहां पर हाई चांसेस हैं, अगर वो कंपनी अच्छी है या इंडेक्स अच्छा है तो वहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ये पॉसिबल बॉटम हो सकता है। ऑफ कोर्स ये मैं सिर्फ हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं कि पास्ट में ऐसा कई बार देखने को मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले 2 साल में निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सेक्टर ही हमें कुछ 3 टाइम्स होता हुआ नजर आया, तो एट लास्ट ऑफ कोर्स गिरावट तो होनी ही थी। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और इसने जो टाइम स्पेंड किया था पिछले 2 साल में, यहाँ पर थोड़ा बहुत ही किया, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको 4-5 महीने कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये जो जोन हो जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी गिरावट होगी तो इसका हायर एंड एक बार सपोर्ट की तरह काम आएगा और लोअर एंड सपोर्ट की तरह काम आएगा। तो जो हायर एंड था वो तो एक बार सपोर्ट की तरह काम आया, छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, वापस नीचे आ चुका है, वो लो के नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये सपोर्ट तो ध्वस्त हो चुका है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट नजर आता है ये लोअर एंड हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 24,500 से करके 24,000 का जोन है। यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर ओवरऑल सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मंथली आरएसआई भी हमने देखा वो भी हमें यहां पर 40 के आसपास आता हुआ नजर आता है। बैंकिंग स्टॉक में हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर ने इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मेरा मानना है कि भले ही वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो गिरावट हुई है उससे प्राइस करेक्शन के हिसाब से वैल्यूएशन भी नीचे आ चुका है और ज्यादातर आईटी कंपनीज ने, जो एक्चुअली बड़ी कंपनीज है जिनका वेटेज ज्यादा है आईटी में, उन्होंने एक तो बायबैक किया है। तो बायबैक करने से क्या होता है, आर्टिफिशियली आपको वैल्यूएशन सस्ता होता हुआ नजर आता है। तो इससे भी वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत सस्ता होता हुआ नजर आया। और आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि 40-50 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर टाइम के साथ आपको पीई एक्सपांशन भी देखने को मिलता है। कोविड के बाद बिजनेसेस को ये समझ में आ गया है कि ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, तो इसके कारण लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा बहुत पीई एक्सपांशन होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर आईटी सेक्टर पर आप इंपॉर्टेंट फोकस बनाकर रख सकते हैं। बैंकिंग के साथ साथ आईटी में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि बैंकिंग में और आईटी में दोनों में आपको दिग्गज कंपनीज मिल जाती है, बड़ी मार्केट कैप वाली लार्ज कैप कंपनीज मिल जाती है। तो एक सेफ्टी भी फील होती है और यहाँ पर प्राइस करेक्शन के हिसाब से, वैल्यूएशन करेक्शन के हिसाब से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑटो सेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। निफ्टी ऑटो में आप देख पाएंगे फिलहाल हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, लेकिन ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आता है। निफ्टी ऑटो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि ये अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज का सीक्वेंस आप देख पाएंगे 20 ऊपर है, 50 ऊपर है, फिर 100 है और फिर 200 है, मतलब बुलिश सीक्वेंस में मूविंग एवरेजेस ट्रेड कर रहे हैं। 44 का डेली आरएसआई है, बाकी के कंपैरिजन में ये स्ट्रांग ही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि 2018 से हमें गिरावट देखने को मिली, बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हो चुकी थी। अच्छे स्टॉक हमें 50%, 90% तक आपको टाटा मोटर्स क्रैश होता हुआ नजर आया था। उसके बाद रिकवरी भी काफी स्ट्रांग रही और फिलहाल आप देख पाएंगे ये आपको हायर एंड पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, जो कि बुल्स के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा कंसोलिडेशन रहेगा उतना अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो लोअर साइड पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं 9,500 के आसपास, 10,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, जहाँ से पहले भी कई बार बाउंस बैक करने की कोशिश की है। और रेजिस्टेंस 12,000 के आसपास है, जो कि ऑल टाइम हाई का भी रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ऑटो सेक्टर में अगर काम करना है तो देखिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो वेट कर सकते हैं जब भी ये ऑल टाइम हाई
का ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम आपको ऊपर के साइड पे नजर आ सकता है, क्योंकि 2018 से परफॉर्म ही नहीं किया है, 4-5 साल हो चुके हैं। जब भी ब्रेकआउट होगा स्ट्रांग मोमेंटम होगा। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बाय ऑन डिप्स के पर्सपेक्टिव से ऑटो सेक्टर एक तो थोड़ा बहुत यहां पर साइक्लिकल नेचर का हो जाता है, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली तो हम बाय ऑन डिप्स नहीं कर सकते हैं, जैसा हम बैंकिंग में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, एफएमसीजी में कर सकते हैं, इतना ज्यादा ऑटो में नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से ये लेवल्स पे खरीदना चाहें तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है, जबकि बैंकिंग में और आईटी में आपको जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यहाँ पर फोकस करना है तो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट का फोकस करना चाहिए। जब भी होता है, जब भी यहाँ पर आपको मार्केट का सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आता है, प्रोबेबली यहाँ पर निफ्टी ऑटो आपको नेक्स्ट रैली लीड करता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। इंस्पाइट ऑफ कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करके सस्ते भाव पे खरीदने की कोशिश करें। सस्ते भाव पे खरीदना है तो बाकी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से अच्छी नजर आती है। एफएमसीजी के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा सेक्टर है जो कि इन्फ्लेशन के टाइम पे कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन बाकी लोग जितना गिरेंगे ये इतना गिरेगा नहीं। फिलहाल ये अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 36 है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा बॉटम बनाया और ये ऊपर के साइड पे कंसोलिडेट करने की कोशिश हमें करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 46 है, एक रेंज में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम आपको खास देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो 35,000 के आसपास आप देख पाएंगे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद तेजी देखने को मिली, तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 39,000 के आसपास का लेवल है। ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यहाँ पर वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। तो एफएमसीजी में अगर काम करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी निवेश करने के बारे में तो सोचा ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है जिनकी एज 40+ है, 40+ लोग जो जितने भी हैं उनके पोर्टफोलियो में आप एफएमसीजी में थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अभी यंग है, 40 के नीचे वाले हैं, वो मेरे हिसाब से एफएमसीजी पे अभी आपको इतना फोकस नहीं करना चाहिए। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको बहुत जल्दी बहुत बड़े रिटर्न्स बनाकर देगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये सेक्टर धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। आप एचयूएल देखिए, डाबर देखिए, मैरिको देखिए, इसमें बहुत वायलेंट मूवमेंट्स आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। ये शांति से काम करने वाले शेयर्स रहते हैं। तो यहां पर जो यंग लोग हैं, अभी फिलहाल मार्केट गिर रहा है, वीकनेस है मार्केट में, तो प्राइसेस अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और फ्यूचर में मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत और भी नीचे आ सकता है, जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से गिरावट तो और हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे जो थोड़े से अग्रेसिव सेक्टर होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, ये कंपेरेटिवली अग्रेसिव होते हैं, एफएमसीजी के मुकाबले ये अग्रेसिव हैं, आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एफएमसीजी में बड़ा पैसा यंग लोगों को नहीं फंसाना चाहिए। यहाँ पर जो एज 40+ हैं वो एफएमसीजी में थोड़ा बहुत एलोकेशन आप 10% 20% तक भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली सेफर सेक्टर रहता है। बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ पर आप इस जोन में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। फार्मा सेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। फार्मा सेक्टर में आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे ये फिलहाल अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 11,000 से करके 12,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है। ऑफ कोर्स ये वाइड रेंज है, लेकिन हम फिलहाल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक वाइड जोन है जहां पर निफ्टी फार्मा ने पहले भी सपोर्ट लिया है और वहां से हमें तेजी देखने को मिली है, उसी जोन की तरफ ये आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर वैल्यूएशन भी डिसेंट हो, क्योंकि ये रैली में कुछ ऐसे फार्मा स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जो महंगे ज़्यादा बहुत महंगे हो गए थे वहाँ पर ऑलरेडी गिरावट भी हो चुकी है, लेकिन अब भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि थोड़े बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, और प्रेफरेबली यहाँ पर आपको लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए, जो साइजेबल कंपनी होती है वहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ये जोन पर आप फोकस कर सकते हैं और निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट है मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल में आप देख पाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस यहां पर बनाया और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है, एक ब्रेक डाउन दिखाई पड़ता है, एक अच्छी रैली देखने को मिली। सब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कोविड में फार्मा अच्छा करेगा, लेकिन फार्मा से अच्छा आईटी ने परफॉर्म किया और आईटी से भी अच्छा मेटल ने परफॉर्म किया है। मेटल्स हमें भागते हुए नजर आए हैं। आईटी में अगर आप बड़ी कंपनीज देखेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, तो वो कुछ 2 गुना 3 गुना तक हुए हैं, लेकिन मेटल में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील आपको 250-300 से 1500 तक जाता हुआ नजर आया। तो अच्छे रिटर्न्स, सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मेटल ने बना कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल इसका खराब समय भी शुरू होता हुआ नजर आता है क्योंकि एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहां पर तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नीचे के लेवल्स पे, क्योंकि आप खुद चार्ट पर आप देख पाएंगे मेटल इंडेक्स हमेशा से एक साइडवेज इंडेक्स रहा है। यहां पर एक तेजी भी अच्छी आती है, गिरावट भी अच्छी आती है, एट लास्ट ये नीचे के लेवल्स पे आ जाता है, एट लास्ट ये ऊपर के लेवल्स पे भी आ जाता है। फिलहाल ऑफ कोर्स तेजी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है, लेकिन ये एक साइक्लिकल सेक्टर है और साइक्लिकल सेक्टर में कभी भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए, मोमेंटम पे फोकस करना चाहिए। जब समय अच्छा होता है तब एंटर हो जाना चाहिए और जब दिख रहा है कि अब ये गिरने वाला है चार्ट पे, तब वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। कितना भी अच्छा नाम हो, कितना भी बड़ा ब्रांड हो स्टील में, वहां पर ज्यादा हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक साइक्लिकल सेक्टर है। तो इसे मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अवॉइड करना चाहिए। ये कितना गिरेगा, कितना टाइम लगेगा, कुछ बता नहीं सकते हैं। जब मौका मिलेगा, बुलिश होगा, तब वापस एंटर किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जिस सेक्टर पे मैं फोकस करने वाला हूं वो सेक्टर रहेंगे आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। वहां पर मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। फंडामेंटली स्पीकिंग भी वहां पर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर निफ्टी को भी एट लास्ट ऊपर जाना है तो एक तो रिलायंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, बैंकिंग को सपोर्ट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आईटी का भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंकिंग और आईटी सेक्टर में चार्ट वाइज भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऑटो में मैं यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश करूँगा, जब भी वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है तो प्रेफरेबली वहां पर ट्रेडिंग वाइज में एंटर करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। फार्मा में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन प्रेफरेंस मेरा आईटी में और बैंकिंग में ज़्यादा रहने वाला है। आप कौन से सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।